हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 8th का है, उसे सोल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है विज्ञान। आपके सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आ चुके हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप और सैंपल पेपर के 2 सेट आए हैं, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2। तो आज हम सैंपल पेपर नंबर 1 कर रहे हैं और जल्द ही हम सैंपल पेपर 2 भी करेंगे। तो आप इससे प्रैक्टिस करके अपने अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 सैंपल पेपर हो गए तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा और अच्छे से आप तैयारी करके अच्छे नंबर लेके आइएगा। टोटल 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, 2.5 घंटे इसका टाइमिंग है। तो आइए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इनको, इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन खंड ए दिया गया है, जिसमें पोली क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसके 12 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पोलियो और चिकन पॉक्स डैश के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक लिखना है। यहाँ पे वायरस के कारण, किसके कारण होता है? पोलियो और चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण मतलब जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, बार बार में बना सकते हैं मतलब। तो देखो, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं है। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल क्या है? इसका नवीनीकरण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। मानव कान की श्रवण सीमा, मतलब मानव की जो कान की सुनने की शक्ति है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो देखो, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यही सही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। भुजों ने एक परिपथ बनाया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखा कि बल्ब नहीं जला। जब उसने इस तरह का एक परिपथ बनाया, एक बैटरी लगाई यहाँ पर, तो और यहाँ पे उसने कोई सोल्यूशन लिया तो उसमें बल्ब नहीं जला। पहेली के सुझाव पर परिपथ ने एक और सेल लगा दिया, मतलब इसके पास में क्या कर दिया? एक और सेल यहाँ पर उसने लगा दिया। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एक और सेल उसने यहाँ पर लगा दिया और अब बल्ब चमकता है। इसकी व्याख्या करो। अब इसकी व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी वोल्टेज कम हो। जो एक बल्ब लिया है यहाँ पे इसने, ये जो एक सेल लिया है, इसकी क्या हो, जो वोल्टेज है वो कम है, उसकी वजह से क्या है, वो प्रॉपर बल्ब नहीं जल पा रहा है। लेकिन जब 2 आ जाते हैं तो उसकी सीमा बढ़ जाएगी, जिससे कि उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। दूसरे सेल के जुड़ने से वोल्टेज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो जलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा में दिया गया है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? उसे जंग से बचाने के लिए। आप किस तरह से लिखेंगे? जंग से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, आंख के उस भाग का नाम बताइए जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो आंख के उस भाग को हम आइरिस कहते हैं, तो लिखेंगे आप आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्व उल्टा होता है। कि जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और पार्श्व उल्टा, मतलब जैसे कि आप मिरर में देखते हो तो आपको दायां का बायां दिखाई देता है, तो पार्श्व उल्टा होता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो एक टैडपोल, देखो इस तरह का आपको एक टैडपोल होता है और उसके बाद में वो मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कायांतरण। इसे क्या कहा जाता है? कायांतरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे करेंगे 8। जैविक कचरे को डैश में बनाने के लिए विघटित किया जाता है, जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए उसे विघटित किया जाता है, जिससे कि पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो धान हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके अलावा हम देखो इसका आंसर देखते हैं। देखो इनमें से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो किन्हीं 2 का आपको नाम बताना था, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय दबाव किसे कहा जाता है? तो देखो, हमारे चारों ओर आसपास में वायुमंडल है, वायु है, हवा है। हवा हर एक, मान लो यहाँ पे आसपास में वायु है, तो हवा क्या करती है? हर एक चीज पर क्या करती है? दबाव डालती है और यहाँ से नीचे की तरफ से भी दबाव डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने कभी कोई गर्म चीज अगर आप कहीं रखते हो तो क्या करते हैं, उसको उठाना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, वायु अपने हर एक आसपास जो भी उसकी चीज है उस पर क्या डालती है? दबाव डालती है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर।
हम लिखेंगे हमारे चारों ओर की वायु में भार है और वह जिस किसी वस्तु को छूती है उस पर दबाव डालती है, उस दबाव को वायुमंडलीय दबाव या वायु दबाव कहा जाता है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यह किसी सतह पर उसके ऊपर की हवा द्वारा लगाया गया बल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो देखो यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वायु द्वारा लगाए जाने वाले बल को हम यहाँ वायुमंडलीय दबाव कह सकते हैं। इजी शब्दों में ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है, सही, इसका आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12, वॉइस बॉक्स को डैश कहा जाता है, स्वर यंत्र, यहाँ पे हम लिखेंगे स्वर यंत्र कहा जाता है। वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र। ये सब क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 2 मार्क्स का। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचानिए और उनके नाम बताइए। तो नीचे दिए गए चित्र में होने वाली अलैंगिक प्रक्रिया, तो यहाँ पे देखो अलैंगिक प्रक्रिया क्या है, एक जीव है। देखो यहाँ पे समझते हैं पहले, ये एक जीव है और इसमें क्या हो रहा है, एक जीव से 2 जीव बन रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे द्विखंडन। हम क्या कहेंगे इसे, द्विखंडन। ये क्या है, द्विखंडन है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और उस संबंधित जीव को पहचानिए और उसका नाम बताइए, उनके नाम बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, द्विखंडन है। यहाँ पे 2 भागों में टूट रहा है और ये किसमें हो रहा है, अमीबा में, बैक्टीरिया में। किसमें होता है, अमीबा या बैक्टीरिया में। और अलैंगिक जनन है, ये क्या है, अलैंगिक जनन। एक बार फिर क्वेश्चन को अच्छे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया, द्विखंडन लिखेंगे आप, और संबंधित जीव को पहचाने, उसको पहचान लिया अमीबा और उसका नाम लिखे। तो अमीबा इसमें जीव का नाम हो जाएगा। देखो अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा होता है, उसके बाद वो देखो यहाँ पे क्या करता है, उसका साइज बड़ा होता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये संतति कोशिका हो जाती है, ये मात्र कोशिका हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है द्विखंडन। इसे क्या कहते हैं हम, द्विखंडन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखो हम ये आंसर भी कर लेते हैं क्योंकि आपको तो रिवीजन करने, तो जो क्वेश्चन इसके अंदर हम सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे। लैंगिक प्रजनन क्या है, उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताइए जिनमें यह होता है। तो लैंगिक प्रजनन क्या है इसके बारे में बताना है और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देने हैं। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, लैंगिक प्रजनन में प्रजाति में नर व मादा जनन अंग होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इस लिखेंगे, इस प्रकार के प्रजनन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। तो क्या होता है, आप क्या लिखेंगे, नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल गाय, कुत्ता, मानव, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन, नर व मादा युग्मक बनते हैं और उनका संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताइए और जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो आइए करते हैं आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का हो जाएगा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, और सेकंड में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन करती है, इसकी समाविधि क्या होगी, मतलब उसमें कितना समय अवधि लगने वाली है। तो इसका फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आंसर। तो देखो किस तरह से करेंगे, समावधि का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति हम लिखेंगे। आवृत्ति कितनी है, 50 है, तो 1/50 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है, नीचे दिए गए परिपथों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, बल्ब किस परिपथ में चमकेगा। आपको ये बताना है, ए और बी के लिए हाँ या नहीं लिखकर उत्तर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या लगा हुआ है, कोल लगा हुआ है, कोयला लगा हुआ है, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, आयरन, मतलब जो पोलपिन होती है वो लगी है, आयरन की बनी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि किसके अंदर परिपथ जलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तो परिपथ है वो जलेगा और यहाँ पर नहीं जलेगा। ठीक है, तो आपको लिखना है किसमें, क्योंकि यहाँ पे कोल है ना, इसके अंदर जो करंट है वो पास नहीं होगा, यहाँ पे पर हो जाएगा। तो ये सिद्ध को कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें एक में नहीं लिखेंगे, एक में हाँ लिखेंगे, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके जो उसमें दिया गया है, मतलब जो दृष्टिबाधित है, या ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इसको देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे डैश होते हैं। तो अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वो अम्ल, क्षार और लवण,
ये 3 चीज होती है, ठीक है। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने को, किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाहित होने से रासायनिक, यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर यहाँ पे चुंबक दे देता तो चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो आसान है, क्वेश्चन बस समझने हैं आपको और उनको सोल्व करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अब क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गति की 2 अवस्थाएं क्या है, या विश्राम अवस्था में होगी या गतिशील होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है। देखो 1 और 2 वस्तुओं, कम से कम 2 वस्तुओं की तो आवश्यकता है ना एक बल लगाने के लिए। देखते हैं आंसर। देखो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में विश्राम हो जाएगा और एक समान गति हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ गति हो रही है और या वो विश्राम अवस्था में है। सेकंड क्या है, कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है किसी भी चीज पे बल लगाने के लिए। अब किसी भी चीज को बल लगाओगे तो कम से कम 2 चीजें तो चाहिए आपस में बल लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उर्वरक क्या है, रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। तो आपको बताना है उर्वरक क्या है और कौन कौन से 3 जो मेन पोषक तत्व हैं वो दिए जाते हैं। देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उर्वरक फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले अतिरिक्त पदार्थ हैं। इनका उपयोग किसान प्रतिदिन फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो उर्वरक क्या है, ऐसी चीज है जिससे कि क्या होता है, फसल की उत्पादकता बढ़ती है। ऐसे अतिरिक्त पदार्थ एक्स्ट्रा होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में कौन से रासायनिक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, 3 चीजें हैं। देखो उर्वरक क्या है, ऐसे फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले अतिरिक्त पदार्थ है। इनका उपयोग किसान प्रतिदिन फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए करता है। और रासायनिक उर्वरक क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, खाद के कोई 3 लाभ बताइए। तो खाद के क्या लाभ है वो बताना है। इसके अथवा में दिया गया है, कृषि पद्धतियों को परिभाषित करिए, फसल उत्पादन के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण चरण भी बताइए। तो चरण बताने के कौन कौन से फसल उत्पादन के लिए चरण है और कृषि जो पद्धतियां हैं उनको परिभाषित करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट हम देखते हैं खाद के क्या है, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करता है। तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मतलब उसकी उपजाऊता है, उपजाऊपन है, उसमें क्या करता है, सुधार करता है। प्रभावी लागत मतलब कि इजी होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। मिट्टी के कटाव और नीलाक्षण को कम करता है, मतलब मिट्टी का जो कटाव है जिसकी वजह से क्या बंजर हो सकती है उसको क्या करता है, कम करता है। मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार करता है, मिट्टी को हवादार बनाता है। 5, मिट्टी की जल एवं पोषक तत्व धारण क्षमता में सुधार करता है। मिट्टी जल को अवशोषित करे जिससे कि क्या हो, उसको पानी ज़्यादा, उसके अंदर पानी ज़्यादा हो ना, तो उसमें क्या करता है, सुधार करता है। और इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देखो कई 6 पॉइंट लिखवाए, आप इनमें से कोई भी 3 लिखवा दीजिएगा। कि सबसे पहले उपजाऊपन बढ़ाता है, प्लांट्स को अच्छे न्यूट्रिशन देता है, इसके अलावा अच्छी लागत होती है, प्रभावी लागत होती है, मतलब कि ईजी होता है, इनको ले जाना आसान होता है, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार करता है। इसके अथवा में क्वेश्चन था, उसे देखते हैं हम। देखो अथवा में क्या क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, कृषि पद्धतियां वे सभी गतिविधियां जो किसान पौधे की खेती के लिए करते हैं कृषि पद्धतियां कहलाती है। तो वे सभी चीजें जो क्या करता है, किसान पौधों की खेती करने के लिए यूज करती है, जो सभी चीजें उन्हें हम क्या कहते हैं, सभी पद्धतियां, सभी गतिविधियां जो क्या है किसान पौधों की मतलब खेती करने के लिए करते हैं। जैसे किसान जब खेती करता है तो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करता है, खेती करने के लिए ज़मीन खोदेगा, उसके बाद बीज डालेगा, पानी देगा, ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये सब किसके अंदर आती है, कृषि पद्धतियां के अंदर। तो वे सभी गतिविधियां जो किसान पौधों की खेती के लिए करते हैं उन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। जैसे कि मिट्टी की तैयारी करना, बीज बोना, सिंचाई, फसलों में खाद, कीटनाशक या उर्वरक देना, फसलों की सुरक्षा करना, उनकी कटाई करना, उत्पादित फसलों का भंडारण करना। सब कुछ कर ले लेकिन भंडारण ही नहीं किया, उसके पास कोई जगह ही नहीं है तो खराब हो जाएगी ना सारी फसल। और संरक्षण करना, ये सब किसके अंदर आता है, ये कृषि पद्धतियों के चरणों के अंदर आता है। चाहो तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, अगर ऐसे भी लिख दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, सही मिलान करना है। तो आइए करते हैं सही मिलान। देखो सही मिलान के लिए हम ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या कहा गया है, सही मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया, सीएनजी। सीएनजी क्या है, एक गैर प्रदूषण ईंधन है। हमें पता है सीएनजी क्या है, गैर प्रदूषण ईंधन। उसके बाद सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण स्रोत, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है, 98% कार्बन सामग्री होती है, ठीक है। उसके बाद तारकोल। तारकोल को क्या कहते हैं, चिपचिपा तरल। तारकोल को क्या कहा जाता है, चिपचिपा तरल। और कैरोजोन। कैरोजोन क्या है, यहाँ पर मोमी पदार्थ। तो ये देखो, ये इसकी मैचिंग है यहाँ पर, ये आपको सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको अच्छे से करके जाना है। 3 मार्क्स का है ये, हर एक हाफ मार्क्स का है इसके अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, हम पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कोई हिस्सा में कंपन होता है, उस भाग का नाम बताइए। तो अभी ये कई बार आया है, स्वर यंत्र हम इसे कहेंगे। क्या है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, जब आप गले पे हाथ लगाओगे, गला या कंठ भी लिखते हैं इसको, है ना। तो आप अपने जब कंठ पे गले पर हाथ लगाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील होता होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, स्वर यंत्र या कंठ की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। अनिल ने रात में अपने घर से कुछ दूरी पर पटाखे फूटते देखा। पटाखा फूटता देखा, थोड़ी देर बाद उसे पटाखे की आवाज सुनाई दी। ध्वनि सुनने में देरी का कारण। क्या कह रहे हैं कि अनिल ने अपने घर के कुछ दूर से पटाखे जलने वो सुने उसने ना, तो उसने देखा उसे जलता हुआ तो पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ उसको कुछ टाइम बाद में आ रही है। इसका रीज़न बताना है। और 2 संगीत वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो तारों हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों के आंसर। तो देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वर यंत्र। सेकंड में, प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज यात्रा करता है। जो प्रकाश की स्पीड है वो क्या होती है, तेज होती है ध्वनि की तुलना में। इसीलिए पटाखों की रोशनी पटाखों की आवाज की तुलना में तेजी से पहुंचती है। मतलब पटाखे जलते हुए हमको जल्दी नजर आएंगे, बजाय कि हमें पटाखों की आवाज। आप इसका एग्जाम्पल बिजली कड़कने से भी कर सकते हैं। बिजली क्या है, पहले सुनाई देती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पहले हमको क्या करती है, दिखाई देती है बिजली। जब कभी चमकती है तो पहले बिजली दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश क्या है, ज़्यादा जल्दी मूव करता है, लेकिन सुनाई हमको कुछ सेकंड्स के बाद में देती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको देने थे, गिटार, सितार, वायलिन, जिनमें तारों को हिलाकर क्या करा जाता है, म्यूजिक बनाया जाता है। तो गिटार, सितार और वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आसान है। संगीत में ध्वनि और शोर के बीच में 3 अंतर बताइए। तो एक तो ये संगीत में ध्वनि अच्छी होती है, शोर अच्छा नहीं होता ना। सबसे पहला एग्जांपल तो यही हो जाएगा। इससे बीमारी भी हो सकती है, अगर ज़्यादा शोर में क्या होगा, नींद नहीं आएगी। और संगीत में ऐसे तो नींद भी आती है। तो ये देखते हैं आंसर। तो देखो क्या है आंसर, संगीत एक ध्वनि है जो सुखद अनुभूति प्रदान करता है, और शोर एक अवांछनीय और अप्रिय ध्वनि है, ठीक है। उसके बाद संगीत पियानो, गिटार, बांसुरी, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होता है, जबकि शोर वाहनों के हॉर्न, पटाखों, मशीनों से उत्पन्न होता है। और संगीत से कोई बीमारी नहीं होगी, अगर कोई संगीत चल रहा है तो कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि अच्छी नींद आती है, जबकि शोर में हमें नींद नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान को हमें फिल करना है। क्या है इसका आंसर, देखते हैं यहाँ पर। कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रस्सी पर बल लगाना पड़ता है। ये रस्सी पर बल लगाना पड़ता है, ये रस्सी को खींचना पड़ता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रस्सी को खींचना पड़ता है। अभी आंसर करवा दूंगी, अभी ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, एक आवेशित पिंड उसकी ओर एक अनावेशित पिंड को क्या करता है, आकर्षित करता है। एक आवेशित है, ठीक है, और एक क्या है, अनावेशित है, तो वो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। खींचना, यहाँ पे लिखेंगे खींचना। नेक्स्ट देखिए क्या है, भरी हुई ट्रॉली को स्थानांतरित करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है या इस पर बल लगाना पड़ता है, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव, अगर दोनों उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे n दो, देखो यहाँ पे लिखते हैं, अगर दोनों ही n है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। आंसर देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रस्सी पर बल लगाना पड़ता है, बल लिखेंगे, या रस्सी को खींचना पड़ता है। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, आकर्षित करना, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, भरी हुई ट्रॉली को हिलाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ता है, या फिर उसको हमें धक्का देना होगा या खींचना होगा। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रतिकर्षित। उसका आंसर नहीं लिखा, तो नेक्स्ट जो और में दिया गया है सी, उसमें प्रतिकर्षित, इस तरह से आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट खंड से। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस, तो जरूर करने होते हैं आपको। आइए देखते हैं क्या कहा गया है।
सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक, अल्कोहल बनाने, पर्यावरण की सफाई करने के लिए, दवाइयाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने, पनीर, अचार, अन्य कई खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको रीड कर लिया। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा डैश में परिवर्तित किया जाता है, तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। डी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध में मिलाने पर उसमें वृद्धि करता है और दूध को दही में बदल देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई होप सभी को आता होगा। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, लैक्टोबैसिलस, ए यहाँ पर सही है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आता है या नहीं। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ क्वेरीज है तो उससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको बाकी किस किस सब्जेक्ट का पेपर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बना कर दूं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। 1857 में एक फ्रांसीसी रसायन लुई पास्चर ने डैश प्रक्रिया की खोज की, तो लुई पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, उसको प्लांट को देना, एक यही प्रक्रिया है जिससे हमें नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो कौन सा, नॉन स्टॉक, एनाबिना, एजेटोबैक्टर, ये सभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही बनाता है ना। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहा गया है। विद्युत परिपथ निरंतर बंद पथ है जिसके साथ विद्युत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में एक सेल या बैटरी, कनेक्टिंग तार, बल्ब और एक स्विच होता है। अब इसमें से क्वेश्चन करते हैं, क्या है, कौन सा उपकरण बैटरी का उपयोग करता है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल। तो इसका आंसर सभी में क्या होती है, बैटरी होती है। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी उपकरण में सेल की व्यवस्था अगल बगल एक के बाद एक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई ना। तो सी देखो, कई बार क्या होता है, इस तरह से भी जो सेल होते हैं और कई बार इस तरह से लगे होते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तभी चमकता है जब स्विच क्या होता है, ऑन की स्थिति में होता है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ कहलाता है। जब ऑन है तो देखो वो बंद भी कहलाएगा और पूर्ण भी कहलाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी ठोस या वस्तु तक पहुंचता है तो प्रकाश को उस वस्तु के माध्यम से उसके पार जाने से रोका जा सकता है, जिससे कि दूसरी तरफ अंधेरे का क्षेत्र रह जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। यदि कोई वस्तु पारदर्शी है तो प्रकाश उसमें से गुजर सकता है। यदि कोई वस्तु चमकदार है तो प्रकाश उससे अलग दिशा में परावर्तित होगा। ठीक है, ये हमने रीड कर लिया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, बिजली का बल्ब, रवि, ट्यूबलाइट या चंद्रमा। तो देखो यहाँ पे क्या कहा, रवि क्या होता है, रवि मतलब कि सूर्य। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं है। देखो, जलती हुई माचिस के पास खुद है, सितारा के पास में खुद है, प्रकाश बल्ब के पास उसका खुद है, लेकिन चमकता हुआ दर्पण तो जो चमक रही है वो चीज उसके ऊपर गिर रही है ना। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, तारे होते हैं दीप्त, अदीप्त, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो तारे क्या होते हैं, अदीप्त होते हैं। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तारों के पास खुद की कोई रोशनी होती है, सन की लाइट होती है, उसको वो लेते हैं। नेक्स्ट देखो, टॉर्च है, टॉर्च क्या है, दीप्त, क्योंकि क्या है, लाइट देता है ना टॉर्च। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे नीचे मानव नर जननांग का एक नामांकित चित्र दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नर जनन प्रजनन कोशिका कहलाती है, तो नर जनन प्रजनन कोशिका कहलाते हैं शुक्राणु। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा प्रजनन या जनन कोशिका कहलाती है। तो डिम यहाँ पे या ओवम कह देंगे, अंडा कह देंगे हम। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं की वृद्धि एवं जनन होता है। तो शुक्राणुओं की वृद्धि और जनन वृषण में होता है। तो देखो ये जो पोर्शन है, हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे वृषण कहते हैं। यहाँ पे शुक्राणुओं की जो जनन और जो हम ये कहेंगे कि वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, शुक्राणु वृषण से मूत्र मार्ग तक यात्रा करते हैं शुक्राणु नलिका में। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ से शुक्राणु बनते हैं,
आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे शुक्राणु बनेंगे और ये इससे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो शुक्राणु नलिका में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है दृष्टि बाधित, मतलब जो लोग ब्लाइंड हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे डायग्राम देख के, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन दिए गए। ये क्वेश्चन भी आप करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या कहा गया है, प्रजनन पहले से मौजूद व्यक्तियों में नए व्यक्तियों का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने समान संततों को जन्म देते हैं, संतान बढ़ती है, परिपक्व होती है, बदले में नई संतान पैदा करती है। तो वे जीव जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक, मतलब जो अंडे देते हैं। जरायुज, जरायुज क्या होता है, जो सीधे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैडपोल में इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है। तो टैडपोल से बड़ा होकर आगे क्या बनता है, मेंढक। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नर व मादा युग्मकों के संलयन या निषेचन होता है। जो नर व मादा युग्मकों का जो निषेचन है वो कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। कहाँ होता है, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका कहलाती है। तो निषेचन के बाद जब पहली कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा साइंस का सैंपल पेपर था, कंप्लीट हो गया है। ये सैंपल पेपर 1 था। अब नेक्स्ट टाइम सैंपल पेपर 2 भी बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट और लाइक करिएगा। जितने लाइक और कमेंट होंगे उतने ही मैं ज्यादा मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइज।